हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति सागर। हम पढ़ रहे हैं आपका क्लास 9 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी। ठीक, तो हमारा देखिए इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी। तो देखिए क्रांति के पीछे के थोड़ा कारण पढ़ेंगे और क्रांति हुई थी तो क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो हम इसमें देखेंगे। देखिए क्या हुआ कि 1774 में ब्रूबो राजवंश का राज्य था या राज था कहाँ, फ्रांस पर। लुई 16वां जो है राजा बना। ठीक, इसकी पत्नी जो थी वो कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की थी। लुई 16वां जब राजा बना तो इनकी एज जो है बहुत कम थी, कितनी, 20 ईयर की। तब इन्होंने देखा कि राजकोष खाली पड़ा है। खाली पड़ा है मतलब ऐसा नहीं कि पूरा समाप्त हो गया, कुल मिला के वो खाली की श्रेणी में आ जाता था। हालत बहुत खस्ता थी। और जो इनके जो महल थे, वर्साई के महल, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा भारी भरकम हैवी एकदम भव्य दरबार लगता था। तो जब शानो शौकत दिखाते तो उसमें पैसा भी लगता है, कह सकते हो आप, उसमें संपत्ति लगती है, मनी लगती है। तो क्या था, इनका खजाना खाली हो चुका था, लेकिन इन्होंने वो दरबार की शानो शौकत बनाने की ज़रूरी थी। ठीक, तो क्या किया इन्होंने, जो सोचा कि ये जनता पे कर लगा दें। इन्होंने सोचा कि ये जनता पे अतिरिक्त कर लगा दे, इसके वजह से क्या होगा कि राजकोष भी भर जाएगा। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बैठकें वगैरह बुलाई कर लगाने के लिए। तो उस टाइम पे जो फ्रांस में होते थे, वो जो वहाँ का समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट एस्टेट, उन्हें एस्टेट बोलते थे। सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। इसमें देखिए, इसमें शासक आ जाते थे, शासक वर्ग, इसमें कुलीन वर्ग आ जाते थे, जो आपके पादरी और चर्च वगैरह रहते थे। जो थर्ड एस्टेट था, इसमें आ जाते थे आपके किसान, काश्तकार, कुछ पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सारे जो थे वो थर्ड एस्टेट में आ जाते थे। ठीक, थर्ड एस्टेट वाले ही क्या देते थे, कर देते थे, और फर्स्ट और सेकंड वाले उनसे कर लेते थे। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए जो थर्ड स्टेट था इसमें क्या आते थे, किसान आते, किसान वर्ग। जो उनका किसान वर्ग था, देखिए ये क्या था, 90% तो था किसान वर्ग, लेकिन ये सारे जो किसान थे इन सबके पास जो है संपत्ति नहीं थी या भूमि के स्वामी ये नहीं थे। फ्रांस की हालत इस वजह से भी खस्ता हाल थी कि जो अमेरिका के जो क्या थे 13 उपनिवेश थे, उन्हें ब्रिटेन से आज़ाद करवाया था। किसने, फ्रांस से। तो जब हम युद्ध लड़ते हैं तो हमारे जो है धन जन की हानि होती है, तो इस वजह से भी फ्रांस की हानि बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर फ्रांस पर 10 अरब लिवरे, 10 अरब लिवरे। लिवरे देखिए उस टाइम पे क्या थी, फ्रांस की मुद्रा थी। 10 अरब लिवरे का इन पे क्या था, कर चढ़ गया था। किस पर, जो आपके फ्रांस था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, राजा को अतिरिक्त कर लगाने की ज़रूरत पड़ी। एक प्रॉब्लम और आ गई कि जो कर्जदाता थे जिन्होंने फ्रांस को जो है कर्ज दिया था, वो 10% ब्याज की मांग करने लगे। अब जब वो 10% ब्याज की मांग करने लगे तो लुई 16वां ने क्या किया, लुई 16वें ने क्या किया, फिर 18वीं शताब्दी में, ये 18वीं शताब्दी की बात ही हो रही है। ठीक, लुई 16वें ने क्या किया, जब उसने अतिरिक्त कर लगाने का सोचा, ठीक है, तो तीनों एस्टेट की बैठक बुलाई गई, जैसे कि बुलाया जाता था। प्रथम और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो बैठते थे, उनके 300 प्रतिनिधि आते थे। और जो थर्ड स्टेट रहता था आपका, उसके कितने रहते थे, 600 प्रतिनिधि, वो खड़े रह जाते थे। जब ऐसा हुआ, कर की जो है सूची सौंपी गई, तो उन्होंने क्या कहा, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उन्होंने कहा कि इस बार ऐसे नहीं, जो है सबको मताधिकार मिलना चाहिए, और जितने भी लोग सभा में प्रेजेंट हैं वो सबको एक एक मत काउंट हो उनका, ना कि सभा के हिसाब से मत गिने जाए, एक पर्सन का एक मत काउंट हो। तो क्या किया, जो लुई 16वां था उन्होंने ये जो है नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया, सारे करों का जो है पेपर फाड़ के वो वहाँ पे फेंक कर आ गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो 90% किसान थे, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सबके पास ज़मीन भी नहीं थी। 60% जमीन जितनी भी टोटल थी, 60% जमीनों पर किसका हक था, कुलीन लोगों का,
या चर्च का। अब देखिए 60% लोग हैं जिनके पास 60% भूमि के मालिक ये हैं, लेकिन ये कर ही नहीं देते हैं। और कर कौन देता था? थर्ड स्टेट में रहने वाले। तो अब आप सोचिए कि क्या हो सकता है ऐसे समाज का जहाँ पे जो जितना कमा रहा है वो कर नहीं दे रहा है, जो कम कमा रहा है वो कर दे रहा है। और तो और चर्च भी एक कर वसूलता था। जो चर्च कर वसूलता था उस चर्च को कहते थे चर्च जो कर्ज वसूलता था सॉरी कर, उसको कहते थे टाइथ। ठीक, टाइथ क्या था? फ्रांस में एक प्रकार का कर था जो चर्च सीधे वसूलता था, और ये कितना होता था? 1/10 भाग किसका? कृषि उपज का। ठीक, एक कर और होता था जिसको बोलते थे टाइथ। ये कौन सा कर होता था? ये राज्य द्वारा वसूले जाने वाला कर। ठीक, तो टाइथ और टाइल क्या थे? आपके करों के प्रकार थे। कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे जो किस पे लगते थे, जैसे नमक हो गया आपका, तंबाकू हो गया, या इस तरह की जो छोटी छोटी वस्तुएं थी उन पे भी कुछ कर लगते थे, जो आपके क्या कहलाते थे? अप्रत्यक्ष कर। अब मेन दिक्कत ये थी कि जो राजा ने इतने कर बढ़ा दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि जो फ्रांस था बहुत ज़्यादा मार्च खेल चुका था, उस पर ऑलरेडी कर्जा था, तो फिर क्या था, वहाँ पे महंगाई बढ़ने लगी। अब जब महंगाई बढ़ेगी, उनके वेतन जो है इस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे, मजदूरों की बहुत ज़्यादा संख्या थी, जैसे कि आप किसानों की संख्या आप यहीं से देख सकते हो, चर्च भी उनसे अलग कर वसूलता था। तो जो नॉर्मली वो लोग खाते थे ना, जैसे पाव रोटी कहते हैं, पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि होने लगी। जब पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि होने लगी तो वहाँ की बहुत ज़्यादा आबादी जो है क्या है, वो भूखा सोने लगी। जब वो भूखा सोने लगी तो वो आंदोलन करने लगे। जब वो आंदोलन करने लगे उसके बाद ही क्या है, 1789 में जो क्रांति हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि जो है वो यहीं से तैयार होती है। उसके बाद क्या है, कुछ जो है दार्शनिक आए, जैसे उनमें एक प्रमुख थे कौन? जॉन लॉक, रूसो। उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो जॉन लॉक थे, एक जॉन लॉक, रूसो, ये वो दार्शनिक थे कि इन्होंने जो आपका जो सिद्धांत दिए थे वो स्वतंत्रता, समान नियमों, मतलब सबको समान होना चाहिए, ऐसा क्योंकि यही कर दें, इस तरह की इन्होंने बातें रखी थी। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। एक और हुए थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने एक बुक लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज। बुक का नाम क्या था? द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बुक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। इसमें भी जो इनका जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज में, इसमें तीन चीज़ों का आप सिद्धांत कह सकते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में सत्ता का विभाजन। इस वो जो द स्पिरिट ऑफ लॉज थी मॉन्टेस्क्यू की, इस बुक का जो है ये क्या था, शीर्षक था, या कह सकते हो इस बुक के अंदर इन्होंने इनके बारे में बताया गया था कि ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको लागू करें। फिर देखिए क्या हुआ, जैकोबिन क्लब की जो है बहुत ज़्यादा, जैकोबिन क्लब जो है बहुत ज़्यादा फल फूल रहा था। जैकोबिन क्लब क्या था? ऐसे लोग जो थर्ड स्टेट के थे, उनमें मजदूर वर्ग, काश्तकार, किसान, ये सारे मिलके जो अपने अपने क्लब बनाने लगे, और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बहुत ज़्यादा बातें करने लगे। ठीक है, 1791 तक आते आते क्या हुआ, जो सम्राट थी उसकी जो निरंकुशता थी उस पर क्या, थोड़ा सा एक कह सकते हैं आप बाध्यकारी नियम लग गए। क्या? कि उन्होंने जो है अपना संविधान बना लिया, और फ्रांस क्या हो गया, संवैधानिक गणतंत्र। संवैधानिक गणतंत्र। ठीक,
तो 1791 तक फ्रांस क्या हो गया था, संवैधानिक गणतंत्र। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये संविधान था इसमें एक बात निकल कर आई, उसके बाद क्या हुआ देखिए, जो 1791 में जो संविधान बना था उसमें आया था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ठीक, क्या, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसमें जो बातें की गई थी वो बहुत ज़्यादा बंधुत्व की, समानता की बातें की गई थी। आपको ही पता होगा कि जो हमारे संविधान है, प्रेमबल है, उसका जो बंधुत्व वाला जो पार्ट है या जो उसका बंधुत्व का आदर्श है वो कहाँ से लिया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता समानता की बातें की जाने लगी थी। तो ये लोग क्या करने लगे थे कि भेदभाव ना हो किसी लिए में, सारी चीज़ें जो है क्या थे, जो पाव रोटी थी उसकी कीमतों का जो है नियंत्रण में रखी, सारी चीज़ें नियंत्रण में रखने की कोशिशें की गई। कब की बात है ये, 1791, ये जैकोबिनों की बात चल रही है। ठीक, जो जैकोबिन्स क्लब थे उसमें। उसके बाद क्या हुआ, एक हुए इसमें कौन, अच्छा एक चीज़ और, ये जो संविधान था अब इन्होंने मताधिकार किसको दिया यहाँ पर, मताधिकार दिया इन्होंने सक्रिय नागरिकों को। और सक्रिय नागरिक को इन्होंने किसको माना कि जो कम से कम अपने 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर दे सके, और वो भी कौन थे, पुरुष। ठीक, इसीलिए से पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कहा गया। इसकी भी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई थी उस टाइम पे, जो फीमेल्स जो है समाज सुधारक थी फ्रांस में, उन्होंने आलोचनाएं की थी कि महिलाओं के लिए क्यों नहीं है। तो फिर क्या हुआ, मताधिकार था सक्रिय नागरिकों के लिए, 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो पुरुष जो है कर दे सकते थे वो सक्रिय नागरिक हुए थे इसमें, और 25 वर्ष से इनकी एज नीचे नहीं थी, 25 वर्ष से ये सारे ऊपर एज के थे। और एक क्या थे, निष्क्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक कौन थे, जो सक्रिय नागरिकों पर आश्रित थे। इनमें आ गई आपकी महिलाएं, बच्चे, 25 वर्ष से नीचे के, 25 वर्ष से नीचे के युवा। ठीक, इनको माना गया निष्क्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिकों को मताधिकार जो है प्राप्त हुआ था। उस टाइम क्या था, महिलाएं उस टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, बहुत टाइम तक लड़ती रही थी, इवन फ्रांस की क्रांति में। फिर बात करते हैं हम 1793 पर आते हैं। फिर देखिए क्या है, 1793 का काल आया, 94 का काल। इस काल को फ्रांस में कहा जाता है आतंक का काल। आतंक का काल क्यों कहा जाता है, जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था उनका नाम क्या था, रोबेस्पियर। ठीक, रोबेस्पियर उनका क्या था, नेम था। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सख्त नीति अपनाई थी, इन्हें सख्त नीति के लिए जाना जाता है। मतलब इनका मानना था कि सारी चीज़ें समान है तो समान ही रहेंगी। और क्या किया था इन्होंने, इनका एक बहुत अच्छा वर्क ये भी था कि इन्होंने जो है दास प्रथा समाप्त की थी। कहाँ से, ये 1794 में की थी इन्होंने दास प्रथा। कैरेबियाई द्वीप समूह, कैरेबियाई द्वीप समूह, यहाँ से क्या किया इन्होंने, दास प्रथा उन्मूलन पे जो है वर्क किया। इन्होंने समता रोटी खाना निवारण कर दिया। मतलब समता रोटी मतलब कोई ऊंची नीची रोटी नहीं खाएगा, सारे एक ही बने हुए आटे की रोटी खाएंगे। इन्होंने पाव रोटी की कीमतों पे जो है नियंत्रण करा, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये इतने ज़्यादा सख्त थे, जो भी इनके खिलाफ थे, जो जैकोबिनों के खिलाफ बोलते हैं उसको फांसी पे लटका देते। ठीक, एक मशीन चली थी उस टाइम, गिलोटिन। गिलोटिन क्या थी कि किसी भी इंसान को एक तरफ उसका इस तरह से सिर रखा जाता और ऊपर से वो गिरती और वो कट जाता, उनका सिर धड़ से अलग हो जाता। तो उस मशीन का नाम था गिलोटिन। था मतलब गिलोटिन से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा नरसंहार जो है करवा दिया।
इतने ज़्यादा सख्त थे कि इनके जो खुद के समर्थक थे वो खुद त्राही त्राही करने लगे। उसके बाद क्या है, 1794 ईस्वी में इन्हें भी जो है देशद्रोह का जो है आरोपी पाया गया, क्योंकि इस तरह की इन्होंने हरकतें की थी। बहुत जो भी इनके खिलाफ बोलता, चाहे वो पत्रकार होते, वो इनको सूली पे टंगवा देते। उसको क्या किया, 1794 इन्हें भी फांसी की सजा सुना दी। किसने, फ्रांस की अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और अगले ही दिन इनको लटका दिया। तो इस तरह से जैक रूबिनो का भी इतिहास यहाँ पे समाप्त हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी भी रह गई। वो थी क्या, जैसे कि महिला जो थी वो फ्रांस की क्रांति में बहुत सक्रिय थी, लेकिन उन्हें उस हिसाब से वजूद मिल नहीं पाया। उन्हें उनका जो अस्तित्व वो जो है खोज रही थी, उसका भी उनका पूरा कुछ ठीक से हुआ नहीं। उसके बाद क्या किया इन्होंने कि उसके बाद आते हैं 1804 में नेपोलियन। फिर देखिए क्या था कि जो महिलाएं थी फ्रांस की क्रांति की, वो बहुत ज़्यादा मताधिकार के लिए अपने लड़ रही थी। उनका मानना था कि उन्हें मताधिकार मिलना चाहिए और समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, जो हो नहीं पाया। एक महिला थी ओलंप दे गूंज, ये टाइम की बात है कब, 1793। अगर 1793 टाइम पीरियड आपको पता हो तो आपको पता होगा ये रोबेस्पियर का टाइम पीरियड है, क्योंकि 1794 में उन्हें फांसी दी गई थी। इन्होंने बोला था जैसे अगर पुरुषों का नागरिक अधिकार पत्र निकलते हैं, घोषणा पत्र, तो महिलाओं के क्यों नहीं निकल सकते। इन्होंने महिला घोषणा पत्र निकाल दिया और उसमें यही कहा है कि महिलाओं को स्वतंत्रता जो है वो जन्मनाधिकार है, वो पुरुषों से कम नहीं होती है। सारी चीज़ें उन्होंने कहा। 1793 में इन्हें भी फांसी पर चढ़वा दिया गया था। ठीक है, किसने, रोबेस्पियर ने। उसके बाद कौन आया था 1804 में, नेपोलियन बोनापार्ट। ये फिर से फ्रांस के जो है सम्राट बन गए, फिर से फ्रांस में राजतंत्र आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गए, सम्राट बन गए थे 1804 में। इनसे फ्रांस की जनता को बहुत जो है उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी। लेकिन 1815 में क्या है, इनकी जो विस्तारवादी नीति थी, ये यूरोप को जीतना चाहते थे। 1815 में क्या है, वाटरलू की लड़ाई में ये हार गए। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति का जो चैप्टर हो जाता है तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। बाकी फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789, ये उसके पीछे की कुछ वजह और कहाँ से कैसे कहाँ पे आए। ठीक, अब अगर पता करें तो महिलाओं को, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिला, तो देखिए 1946 में फ्रांस में महिला अधिकार मिला था। कब, 1946 में। और उसके बाद क्या हुआ कि 1815 में जब वाटर की लड़ाई में हार गए थे ये, उसके बाद क्या हुआ, जब ये आए थे ना नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने एक काम और करवा दिया। अपने आते ही उन्होंने जो दास प्रथा खत्म की थी, किसने, रोबेस्पियर ने, उन्होंने फिर से शुरू करवा दी। और फ्रांस के जो द्वीप समूह थे उनसे 1848 में पूरी तरह से दास प्रथा जो है फ्रांस से समाप्त हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे जो है फ्रांसीसी क्रांति आपकी समाप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। देखिए रूसी क्रांति के पीछे रीजन भी ये थी, जार निकोलस द्वितीय क्या कौन था, वहाँ का सम्राट था, वो भी बहुत ज़्यादा क्रूर था, निरंकुश था। उसके पीछे कुछ रीज़न और भी थे। वो रीज़न देखिए क्या थे आपके, कि उससे पहले कुछ संस्थाएं पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं कि जो वहाँ के लोग थे वो उनके बीच में क्या चल रहा था। तो देखिए 3 जो है धाराएं हैं, विचारधाराएं आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस थी। एक थी रूढ़िवादी, इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। दूसरे थे कौन, उदारवादी। ये कौन थे, लिबरल्स। और थर्ड थे आपके आमूल परिवर्तनवादी। ये कौन थे आपके, रेडिकल्स। तो रूढ़िवादी देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रूढ़िवादी लोग थे
ये थे कि सम्राट की ही जो है सत्ता मानते थे और सम्राट की सत्ता को स्वीकारते थे, बट कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते थे, वो थे रूढ़िवादी। लिबरल्स क्या करते थे देखिए, ये चाहते थे कि बस किसी के अधिकारों का जो है वो हनन ना हो, सुप्रशिक्षित न्यायपालिका हो, सबके साथ न्याय हो। लेकिन इनकी एक खास बात थी, वो ये थी कि ये लोकतंत्र नहीं चाहते थे। आप सब सोचेंगे इनकी सारी इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ थी तो ये लोकतंत्रवादी होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। और दूसरी जो इनकी ख़राब बात थी एक, वो ये थी कि ये सबको मत का अधिकार नहीं दिलवाना चाहते थे, सबको मत का अधिकार नहीं। क्यों? ये चाहते थे जिनके पास संपत्ति है सिर्फ उन्हीं को मत का अधिकार मिले। आमूल परिवर्तनवादी क्या थे, ये जो है थोड़े से ज़्यादा उदारवादी थे। ये क्या करते थे, ये चाहते थे जो संपत्ति एक केंद्र में चली गई है, कुछ ही लोगों के पास है, उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, महिलाओं को मताधिकार मिले। ये थे कौन? रेडिकलवादी। ठीक, अब इस एक और हुए थे इटली में, जो मेजनी, आपने सुना होगा, ये भी राष्ट्रवादी थे, ये इटली से बिलोंग करते थे। लेकिन समकालीन विश्व पढ़ रहे हैं तो समकालीन विश्व में क्या क्या हो रहा था वो थोड़ा सा देखना होता है। मेजनी का नाम यहाँ पे लेना इसलिए जरूरी है कि इन्होंने बहुत सारे भारतीय जो विचारक थे उस टाइम बहुत मेजनी को मानते थे और इनको बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। फिर देखिए यूरोप में समाजवाद कब आया था? देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्या हुआ था, समाजवाद की लहर चल पड़ी थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो था वो समाजवाद प्रवेश कर गया था। समाजवादी अच्छा कौन होते थे? ये क्या होते थे? निजी संपत्ति के विरोधी होते थे। पूंजीवाद, जो पूंजीपति होते हैं, पूंजीपति, उनको गलत मानते थे और पूंजीवाद के एक तरह से ये विरोधी थे। ये चाहते थे कि सारी जो संपत्ति है वो इकट्ठी कर ली जाए और सबको बराबर बराबर भागों में बांट दी जाए, विकेंद्रीकरण हो जाए उसका, या फिर सामूहिक रूप से खेती की जाए और वो सबके भले के लिए यूज हो। कुल मिला के ये कि संपत्ति जो है वो किसी एक के हाथों में जो है उसका केंद्रीकरण ना हो। ये थे समाजवादी। ठीक, इनमें बहुत से नाम हुए हैं। एक जो बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलर है, कार्ल मार्क्स, 1818 में हुई थी। ठीक, कब? 1818 से 1882 का शायद ये टाइम पीरियड है, 1818 से 1882। ठीक, कार्ल मार्क्स देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछती है, कार्ल मार्क्स और गांधी जी में क्या डिफरेंस था, तो ऐसे बहुत कुछ नहीं, दोनों की विचारधाराएं सेम थी। इनका क्या था, ये कार्ल मार्क्स जो थे ये निजी संपत्ति के विरोधी थे। गांधी जी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन बस वो ये चाहते थे कि ट्रस्ट बन जाए और ट्रस्टी के रूप में जो है संपत्ति का इस तरह से विकेंद्रीकरण हो। ये चाहते थे संपत्ति पर सामूहिक नियंत्रण हो, मतलब ना इसकी ना उसकी, सबकी। नियंत्रण हो। ठीक, और इन्होंने क्या कहा था, ये कम्युनिस्ट थे जैसे कि कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद समाज जो था बेसिकली वही औद्योगिक समाज होता है। इनका ये मानना था कि जो औद्योगिक समाज आप कहते हो ना कि पूंजीवाद ही है एक तरह से। ठीक, तो ये पूंजीवाद समाज के क्या थे? विरोधी। विरोधी थे कौन? कार्ल मार्क्स। एक और हुए थे फ्रेडरिक एंगल। ठीक, फ्रेडरिक एंगल ये हुए थे। ठीक, ये भी क्या थे? ये भी जो है समाजवादी थे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा रूसी क्रांति के बारे में, जो जरूरी है। समकालीन विश्व में देखिए क्या हो रहा था, 1870 में एक इंटरनेशनल सेटिंग नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था खुली। ठीक, उसमें क्या होता, मेनली जो है इसका ये वक्त था कि जो मजदूर के हालात थे वो समूचे यूरोप में, एशिया में सेम थे। काम के घंटों में बहुत ज़्यादा जो है वृद्धि हो रही थी, तो वो कहते काम के घंटों में कम करो और हमें मताधिकार भी चाहिए। इंग्लैंड, जर्मनी के मजदूर हर चीज़ पे बस इसीलिए हड़ताल वो कर रहे थे। 1905 में तभी क्या हुआ था देखिए, ब्रिटेन में क्या हुआ था,
लेबर पार्टी का गठन हो गया, नाम से ही पता चल रहा है लेबर पार्टी, ठीक। और जर्मनी में भी हो गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक। अब बात करते हैं रूस की क्रांति में समकालीन में क्या चला था, क्योंकि मेन टॉपिक तो हमारे यहाँ पे रूस की क्रांति ही है। कब हुई थी देखिए ये 1917 अक्टूबर भी कह सकते हैं आप, अक्टूबर 1917 मेनली 1917 इसका टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक। रूस में देखिए क्या था, जो जार था क्या, निकोलस द्वितीय। 1914 में क्या था, राजा बना कौन, जार निकोलस द्वितीय। रूस जो था वो जार शाही था, क्रूशल था थोड़ा सा, क्रूर क्या था, रूस जो अकेला यूरोप ये कह सकते हैं आप, क्योंकि रूप तो यूरेशिया का पार्ट है। रूस जो था वहाँ की जो 85% जनता थी उस टाइम पे वो खेती पर निर्भर थी। अब जिस देश की इतनी जनता खेती पर निर्भर होगी या खेती करेगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे खेती का ही बेटर होगा। तो इस वजह से जो रूस था होता क्या, अनाज का निर्यातक बन गया, ठीक। जब रूस अनाज का निर्यातक हो गया तो ऑब्वियसली जब इतनी जनता खेती पे है तो वहाँ पे उद्योग अपेक्षाकृत कम थे, जैसे बाकी जगह थे, ठीक। उद्योग क्या थे वहाँ पे, कम थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि रूस में थोड़ी धीरे जो है उद्योगों की तरफ लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे, और क्या हुआ, उद्योगीकरण रूस का होने लगा, जर्मनी की सहायता से, इंग्लैंड की सहायता से उद्योगीकरण होने लगा। अब जब कारखाने होंगे, जो भी थोड़े बहुत कारखाने बने, वो कारखाने क्या थे, निजी संपत्ति थी, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे नॉर्मली कारखाने होते हैं तो किसी न किसी पर्टिकुलर पर्सन के होते हैं, तो जब वो निजी संपत्ति हो गए, कारखाने में जो कारखाना मालिक थे उनको तो बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, जो मुनाफा था बहुत ज़्यादा कमाते थे, लेकिन मजदूरों की हालत वही थी, उनको न्यूनतम वेतन मिलता था, काम के घंटे कई बार जो उन्होंने जो कारीगर मजदूर होते थे, एक होते थे कारीगर, उनके कभी कभी 15 आवर तक वो उनसे काम करवा लेते थे, और जो मजदूर होते थे उनके भी 12 से 15 आवर जो है वो किसके हो जाते थे, मजदूरों के। जब काम के घंटे इनके इतने खिंचने लगे तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये लोग बगावत तो नॉर्मली करेंगे, उसके बाद क्या हुआ, औरतों की हालत में भी कोई ज़्यादा बहुत अच्छा सुधार था नहीं, वो अभी हम इसको देखेंगे साफ करने के बाद। फिर देखिए क्या था, 1914 में जो कारखानों में जो रशियन महिलाएं काम ही करती थी, रूसी महिलाएं, उनका जो वेतन था वो 3/4 तक होता था, पुरुषों की तुलना में उनको कम वेतन मिलता था, और काम के घंटे उनके ऑलमोस्ट बराबर ही होते थे, ठीक। और जो टोटल मजदूर थे उनमें जो रूसी महिलाएं जो मजदूर थी, वो टोटल मजदूरों का कितने थी, 31%। ये एक बड़ी संख्या थी, और 31% मजदूरों को 3/4 जो है उनको रुपए में क्या करना पड़ रहा था, वेतन में काम करना पड़ रहा था। ये भी एक हालत जो है बहुत खस्ता थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, रूस के किसानों में और जो और यूरोपीय किसान थे उनमें बहुत एक बेसिक डिफरेंस था। वो क्या था कि ये सामंतों का सम्मान नहीं करते थे, जबकि यूरोप के और जो देश थे उनमें क्या करते थे, किसान जो है बहुत सामंतों का सम्मान करते थे, कई बार उनके लिए लड़ भी जाते थे। ये लोग सामंतों का सम्मान नहीं करते थे, लेकिन थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और क्या डिफरेंस था कि एक वर्ड होता है मीर, जिसे कहते हैं कम्यून। रूस के किसान ही सिर्फ ऐसा करते थे पूरी दुनिया उस टाइम, क्या करते थे कि अपनी ज़मीनें सारी एक समय समय पर कम्यून को सौंप देते थे, और कम्यून क्या करता था, बांट कर फिर इन्हें ज़मीन दे देता था। ये जो है रूसी किसानों को बाकी किसानों से अलग करता है। फिर क्या हुआ देखिए, रूस में समाजवाद कैसा है, मार्क्स के विचारों का भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यहाँ पे बनी, कब, 1898 में। कौन सी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो है किसानों की ही पार्टी थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, एक जो लेनिन थे, 1900 में क्या हुआ, समाजवादी विचार रूस में भी आ गए थे, ठीक। ये तो वैसे भी इतना समाजवाद को मानते थे, सामूहिकता में बहुत थी। तो 1900 में आई एक समाजवादी
समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए थे। कौन थे लेनिन? बोल्शेविक दल के नेता। बोल्शेविक दल के नेता कौन थे आपके? लेनिन, जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े हुए थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी इसको कहा जाता है। देखिए बहुत उथल पुथल का टाइम चल रहा था, तो फिर क्या 1905 की क्रांति हुई। उसी टाइम पे उदारवादियों ने क्या किया कि संविधान की रचना कर दी। जो रूस में उदारवादी थे, किसकी हेल्प से? जदीदियों की हेल्प से। जदीदियों की भी हेल्प मिली थी। जदीद कौन होते हैं? जदीदी जो मुस्लिम बहुल्य इलाकों के क्षेत्र, जो नया इस्लाम धर्म था उसको जो अपना रहे थे लोग, ठीक, तो उनको जदीदी कहा गया। जो मुस्लिम बहुल्य इलाके थे, ठीक, मुस्लिम बहुल इलाके, उनको क्या कहा गया? जदीदी कहा गया। फिर क्या हुआ कि 1904 में जो है कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। किसकी? जो महंगाई थी आपकी, जो भी सामान था खाने की, हर चीज़ की जो है कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी। वास्तविक वेतन जो है उनका वो 20% तक गिर गया। ठीक, इसकी वजह से क्या हुआ? मजदूरों को फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। फिर उन्होंने क्या किया? हड़ताल शुरू कर दी मजदूरों ने। जैसे वो डिमांड करने लगे कि 8 घंटे जो है वो काम के होने चाहिए, ठीक, उनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। हर मजदूर वो यही जो है डिमांड करता है, उसके काम के जो है टाइम कम हो और वो वेतन वृद्धि उसकी होने लगे। वो हड़ताल पर चले गए। फिर क्या हो गया? गैपान एक लीडर थे मजदूरों के, उनके नेतृत्व में क्या हुआ? मजदूर जो है वो विंटर पैलेस की तरफ जाने लगे। ठीक, विंटर पैलेस की तरफ जाने लगे। किसके? गैपान के नेतृत्व में। तो जो रूसी जार की पुलिस थी, उस पुलिस ने क्या किया? इन निहत्थे मजदूरों पे गोलियां चला दी, जिसमें 100 मजदूर मौके पर ही मारे गए। 100 मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल हो गए। ये वही घटना है जैसे इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दिन क्या था उस दिन? संडे था, और इस घटना को भी क्या कहा गया? खूनी रविवार। तो पृष्ठभूमि क्या थी क्रांति की? वो क्या थी? यही थी, क्या आपका? खूनी रविवार। ठीक, जो मजदूर थे उन पे निहत्थे चला दी थी। जब ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा हड़तालें हुई, तो ठीक है। उसके बाद जो जार था वहाँ का, जार ने क्या किया? जब इतनी ज़्यादा हड़तालें हुई तो ठीक है, वो डिमांड मानने के लिए तैयार हो गया, और जार ने ड्यूमा के गठन की मंजूरी दे दी। ड्यूमा क्या है यहाँ पे? रूस की संसद। ठीक, अब संसद को मंजूरी तो दे दी, वो खुद निरंकुश था, वो किसी अपने ऊपर अंकुश तो चाहेगा नहीं। तो जो पहली ड्यूमा थी, ठीक, फर्स्ट ड्यूमा जो थी, जार ने उसको 75 दिनों में ही भंग कर दिया। और जो दूसरी ड्यूमा बनी, जार ने उसको 3 माह में भंग कर दिया। और तीसरी ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी जो थे कंजर्वेटिव्स, उनको ही क्या किया है? उनको जो है ड्यूमा में रखा और फिर से सांसद में वही चुनकर आ गए। उसके बाद क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें रसिया भी जुड़ा हुआ था, आपको पता होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें रसिया भी जुड़ा। रसिया जो है वो पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पे दोनों मोर्चों पे जो है लड़ रहा था। जब रशिया लड़ रहा था तो 1914 से 16 का जो टाइम था ना, इसमें जो रूसी सेनाएं थी ना, रशियन आर्मी, वो बहुत बुरी तरह हार रही थी। जब बहुत बुरी तरह हार रही थी तो 1917 में क्या हुआ? ये पीछे हटने में मजबूर हो गए। कौन? रशियन जो सैनिक थे। क्यों? कि जर्मनी जो है ना बहुत बुरी तरह से हरा रही थी, उस टाइम की बात है। 1970 में जब रूसी सैनिक पीछे हटे ना, तो क्या हुआ?
पीछे हटते हुए वो सारे खेत खलिहान सबको नष्ट करते हुए चले गए। नष्ट करते हुए क्यों चले गए? इसलिए कि अगर शत्रु सेना आए तो उसे टिकने के लिए कुछ मिले ही ना, ना तो इमारतें, ना रहने के लिए घर, और ना खाने के लिए कोई फसल। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फसल जो है बर्बाद कर दी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या है, बेघर हो गए। तो रूस में जो है असंतोष फैल गया इस वजह से, क्योंकि जो जार था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो लंबा खिंच गया था, और इसने जो है संसद के से स्टार्टिंग में तो फैसले संसद से पूछ कर लेता था, लेकिन बाद में संसद से पूछना ही छोड़ दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लोग असंतुष्ट हो गए और उसकी क्रांति की पृष्ठभूमि बनी। रूसी सेना हार गई। 22 फरवरी को क्या हुआ, रूस में जो है तालाबंदी हो गई। अच्छा, 22 फरवरी जो है वो इनकी 22 फरवरी का मतलब जो है हमारा मार्च में आएगा, ठीक, ये कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि जो हमारा मानते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और ये कुछ और कैलेंडर मानते हैं। 22 फरवरी के दिन क्या हुआ कि रूस में एक मिल थी, उसमें तालाबंदी हो गई। उस मिल में तालाबंदी हो गई। बाईस फरवरी को मिल में तालाबंदी हो गई। उसके अगले दिन को क्या है, बहुत सारी मिलें बंद होने लगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो आप मनाते हो ना, वो रूस की क्रांति से ही निकला है, क्योंकि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा कूद पड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ, लेनिन की अप्रैल थीसिस आई। कब? इसके बाद 2 मार्च को, ठीक, 2 मार्च को क्या हुआ, लेनिन की अप्रैल थीसिस आई थी। जो जार था 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च को जार का दियन यहाँ पे हो चुका था। ये रूस के कैलेंडर के हिसाब से 2 मार्च है, हमारा ये टाइम अप्रैल में आएगा, इसीलिए हम इसे अप्रैल थीसिस बोल रहे हैं। फिर अप्रैल में क्या हुआ, लेनिन जो है कुछ थीसिस लेकर आए अपने, कि जो है शासन ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलाएंगे, वैसे चलाएंगे, तो उसी को कहा अप्रैल थीसिस। क्या था इनका, कि अब युद्ध समाप्त की घोषणा होनी चाहिए। उन्होंने युद्ध समाप्त की घोषणा कर दी। जो वर्ल्ड वॉर था वो युद्ध समाप्त हो गया। जमीन जो है वो किसानों के हवाले कर देंगे। उन्होंने जमीन किसानों के हवाले कर दी। जमीन किसानों के हवाले कर दी। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है रूस में लेनिन ने किया था। इसके लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा जो है माना जाता है, इसीलिए रूस में लेनिन को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। ठीक, तो ये थे क्या, रूस की क्रांति के कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपके लेनिन थे। फिर आते हैं कॉम्युनिस्ट आए, मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुए, स्टालिन हुए रूस के बाद 1927 के टाइम में। कौन है ये? स्टालिन। ये लेनिन की पार्टी के भी थे। कौन? स्टालिन का काल। इनका क्या मानना था कि जो आधुनिक खेत हैं, देखिए इन्होंने जो जमीन थी वो किसानों को बांट दी थी लेनिन ने। स्टालिन ने क्या किया था कि जो किसानों को जो इन्होंने जमीन बांटी थी वो वापस ले ली। इनका मानना था कि छोटे छोटे खेतों का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने सबसे जमीन छीन ली और उसका आधुनिकीकरण करने लिया और नियंत्रण कर करके बड़े बड़े खेत बनाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रूस की क्रांति। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए हमारा टॉपिक रूस की क्रांति चल रहा है, यहाँ से मिट गया था। उसके बाद फिर कोल खोज आए। कोल खोज क्या होते? कोल खोज होते थे सामूहिक खेत। कोल खोज थे सामूहिक खेत। कौन से खेत? जो स्टालिन ने लिए थे, अब उनको किसानों को दे दिया था। जो कोल खोज पे क्या करते, सारे किसान मिलकर काम करते थे और मुनाफा जो था वो किसानों में बांट दिया जाता था। जब इन्होंने कोल खोज बनाया स्टालिन ने, उसके बाद ही कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। इवन उसके बाद रूस की हालत और खस्ता हालत होने लगी रूस की। ठीक, रूस में अकाल पड़ने लगा, तो उसके बाद स्टालिन को भी बहुत ज़्यादा मान्यता उन्होंने नहीं दी, या बहुत अच्छा जो है इनका नहीं हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका नया टॉपिक, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाथसीवाद एवं हिटलर का उदय।
देखिए 1914 की ही बात है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें क्या था, जर्मनी क्या था आपको पता है सबको, जर्मनी क्या है, हार गई थी। उस पर वर्साई की संधि लगी थी। वर्साई की संधि थी बहुत कठोर एवं अपमानजनक। ये संधि कठोर एवं अपमानजनक थी बहुत। ठीक, इसमें क्या था, जो आपकी वाइमर गणराज्य था, जो जर्मनी का था, उसको अपने उपनिवेश देने पड़े बहुत सारे। ठीक, हर जाने के रूप में वर्साई की संधि बहुत ज़्यादा अपमानजनक मानी जाती है। क्यों मानी जाती है मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक, 13% भूभाग देना पड़ा इसका अपना। ठीक, 75% जो इनके खनिज के जो खाने वगैरह थी, ठीक, लोहे की, वो इन्हें देने पड़ी। ये सिर्फ हरजाने के रूप में देना पड़ा है। 26% अपने कोयला भंडार जो है देने पड़े, कोयला भंडार देने पड़े। और भी बहुत कुछ इन्होंने जो है दिया था। लिथुआनिया, पोलैंड, डेनमार्क, जो भी थे, फ्रांस, जिसको जो भी मिला था लूटने का मौका, वो जर्मनी से लूट लिया गया, एक तरह से ये कह सकते हैं। ये अपमान तो चलो सह लिया जाता, लेकिन जो उन्हें अपमान उठाने पड़ा, जब जो है जैसे जब वार्ता हुई, वर्साई संधि होने वाली थी, तो जो जर्मनी के जो होते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब वो जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। उनको टमाटर फेंके गए, अंडे फेंके गए, चप्पलें फेंकी गई, उनको बुरा कह के जो है बहुत ज़्यादा सारा प्रथम वर्ल्ड वॉर का जो सारा ठिकाना किस पे, जर्मनी के सिर पे फोड़ दिया गया। तो ये अपमान वो लोग नहीं भूले, कहीं ना कहीं सुलगती रही। देखिए क्या होता है, जब नफरत की आग सुलगने लगती है कहीं पे, तो उसको एक चिंगारी दे देते तो वो हवा बन जाती है। ठीक, और वहाँ पे विस्फोट हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा। तो यही इनके साथ हुआ। हिटलर जो है उसका जब उदय हुआ तो वो इन नफरतों को लेकर ही आगे बढ़ा कि हमारे साथ ये क्या है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सबसे बदला लेंगे, हम ये करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, हिटलर का उदय का जो है, लोग क्या थे कि जो इनका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। ठीक, सेल्फ रेस्पेक्ट खुद में नहीं बची थी, या नहीं मान रहे थे लोग, इनसे फिर से सिर उठाने लगे थे। ये मान रहे थे कि यही हिटलर ही इकलौता ऐसा बंदा है, या इकलौता ऐसा शख्स है जो हमें फिर से सिर उठाने के जीने का मौका देगा। इस वजह से हिटलर का जो है उदय होने में मार्ग प्रशस्त हुआ। उसमें क्या था, नाज़ी, जो वर्ड आपने पढ़ा है नाज़ी, नाज़ी क्या था, देखिए हिटलर की पार्टी के दो वर्डों को मिलाकर वर्ड बनता है नाज़ी। मेनली हिटलर की ये क्या थी, हिटलर की विचार को मानने वाले या हिटलर के विचारों से प्रभावित को मानने वाले, उनको क्या कहा जाता था, नाज़ी कहा जाता था। अच्छा, हिटलर की जो है मंशा क्या थी, एक क्या थी कि वह चाहता था कि जर्मन मूल के लोग ही सिर्फ आए, वो ही बेस्ट है, वही आर्य है, बाकी सब जो है खराब है, खराब नस्लें हैं। तो क्या नीली आंखों वाले, जिससे ब्लॉन्ड आइज जिनको बोलते हैं, ब्लू आइज, नाक एकदम सीधी तिरछी, और जिनके हेयर्स जो है वो एकदम अच्छे, तो उनको हिटलर ने माना कि ये अच्छी नस्ल के लोग हैं, जर्मन मूल के लोग हैं, और बाकी सबको समाप्त करना। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता था कि वो यहूदियों को निकाल देता, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनका धर्म परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, हम इन्हें धर्म परिवर्तन करके अगर जर्मन बना ले तो नस्ल तो इनकी यहूदी रहने वाली है। इस वजह से उसने क्या किया, उनको सबको समाप्त करने का उसने सोच लिया। ठीक, ये था हिटलर। अब भी हम इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। फिर देखिए क्या हुआ, 1924 से 28 का जो टाइम था वो महामंदी का टाइम था, आप सबको पता है। अब जब ग्लोबलाइजेशन के दौर में अगर एक जगह मंदी आती तो उसका फर्क हर जगह देखने को मिलता है। 1929 में ये पूरी तरह क्या हो गई, महामंदी आ चुकी थी। उसमें जर्मनी में भी इस पर बहुत बड़ा जो है फ़र्क पड़ा। अब तक अमेरिका जर्मनी की हेल्प कर रहा था, ठीक, लेकिन क्या हुआ, जब अमेरिका खुद महामंदी में फंस गया तो जर्मनी की हेल्प कौन करता, तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई जर्मनी की। ठीक, इवन आधी रह गई थी 1932 में। जो जर्मन अर्थव्यवस्था है, या जर्मन उस टाइम जो भी जीडीपी वगैरह नापते हुए वो लोग, वो आधी रह गई थी किसकी, 1929 के मुकाबले। तो वो कितनी गिर गई थी, सर्वहाराकरण का डर सता रहा था लोगों को। सर्वहाराकरण क्या होता है, कोई इतना गरीब हो जाता है, आपके पास मान लो कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन आप होते होते इतने गरीब हो जाए, आपके पैसे की वैल्यू इतनी गिर जाए कि आप मजदूरों की श्रेणी में आ जाओ, तो उसको सर्वहाराकरण बोला जाता है। ठीक, सर्वहाराकरण का भैंसा आ रहा था। इसमें हिटलर का उदय होने का एक ये भी जो है रीज़न था। फिर क्या था देखिए,
लोग जो है वो हिटलर में अपना भविष्य देख रहे थे, नाज़ीवाद उनको बहुत ज़्यादा लुभा रहा था। उसके पीछे रीजंस थे कि उसका स्पेशल सैल्यूट, हिटलर का ताली बजाने का एक अलग तरीका, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत प्रभावित करती हैं और वो अच्छा वक्ता था हिटलर। ठीक, अगर आप उसकी पढ़ेंगे, मेरी आत्मकथा है हिटलर की, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस माइंड सेट का पर्सन रहा होगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1929 में नाज़ी पार्टी को जो है वोट मिले। नाज़ी पार्टी क्या है, 1929 में जर्मन संसद में क्या है, चुनाव लड़ी हो, उसको वोट मिले किसके, 2.8%। ठीक, आप यहाँ पे ही आप डिफरेंस देखिएगा, 2.8% वोट मिले उसको। 1932 में जब चुनाव हुए तो हिटलर की पार्टी को 37% वोट मिले। कितने, 37%। 37% वोट मिलने के साथ ही नंबर 1 पार्टी हो गई थी कौन सी, हिटलर की। ठीक, नाम क्या था उसका, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हो गई थी हिटलर की। 37% वोट इसको 1932 में मिले थे और ये क्या थी, तब तक हिटलर जो था वो जर्मन चांसलर बन चुका था। 1932 में वो हिटलर क्या था, जर्मन चांसलर बन गया। उसके बाद क्या है, असली प्रोपेगेंडा इनका अब शुरू होता है जब ये बन गए। अच्छा, जर्मन की संसद का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो देखिए वो होता है राइख स्टॉक। ठीक, ये जर्मनी की संसद का नाम है राइख स्टॉक। हिटलर जो है जर्मन चांसलर बना, असली जो है उसका प्रोपेगेंडा था वो यहाँ पे अब शुरू होता है। हिटलर ने देखिए जैसे कि कहा था कि वो एक आर्य जर्मन जो है नस्ल जो है पैदा करना चाहता था या उसका ही अस्तित्व रखना चाहता था, बाकी सबको ख़त्म कर देना चाहता था। उसकी विस्तारवादी बहुत ज़्यादा नीति थी। वो उसका मानना था कि जो सबसे श्रेष्ठ नस्ल है वो इतनी छोटे से राज्य में कैसे राज करेगी, उसके लिए बड़ा एरिया होना चाहिए था। तो उसने पोलैंड वगैरह पर आक्रमण जो है करता रहना था। ठीक, होलोकास्ट जो है वर्ड बहुत फेमस है। होलोकास्ट जो है वो हिटलर के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। होलोकास्ट का मतलब होता है सामूहिक नरसंहार। जब आप किसी विशेष पर्पस के लिए किसी एक नस्ल को या किसी एक पर्सन को या किसी एक तरह की चीज़ों का जो है उनका संहार करते हैं तो उसको बोलते हैं होलोकास्ट। ठीक, ये इसने किस पे किया था, यहूदियों पे बेसिकली किया था। और जो जर्मन जो थे क्या थे, जैसे कि जो अपाहिज होते थे उनको भी वो कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज देता था। किसमें, कंस्ट्रेशन कैंप। कंस्ट्रेशन कैंप देखिए क्या होते थे, ऐसी जगह होती थी जहाँ पे रेलगाड़ियों में लोगों को भर के भेज दिया जाता था। वहाँ पे गैस के चैम्बर होते थे और उन गैस के चैम्बरों में मरने के लिए उनको छोड़ दिया जाता था। अगर ये लोग भागते तो बाहर जो है वो लाइट के तार उसमें करंट छोड़ दिया जाता था जिससे ये लोग वहीं पे मर जाए। इसने बहुत सारे करीब 60 लाख यहूदियों को इसने इस तरह से मौत के घाट उतारा था। ठीक, उसके बाद आता है कि 1938 में क्या किया, जैसे इसका एक नारा था हिटलर का, एक जन एक साम्राज्य। 1938 में क्या किया, इसने ऑस्ट्रिया को मिला लिया, ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर लिया, ऑस्ट्रिया को मिला लिया। ठीक, उसके बाद क्या किया इसने 1940 में जर्मनी, और ये भी इसके साथ मिल गए, जर्मनी और इटली जर्मनी, इटली और जापान जो है तीनों मिल गए 1940 में। ठीक, 1939 में इसने पोलैंड पे भी पहले आक्रमण कर दिया था और उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि इसने 1941 में रशिया, जो उस टाइम पे यूएसएसआर होगा, थी फेडरेशन था ना, रशियन फेडरेशन, उस पर आक्रमण कर दिया। ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ आपको बताइए, मई 1945 में समाप्त हो गया ये क्या युद्ध, ये समाप्त हो गया। एक चीज़ और कहा जाता था, घेटो, घेटो वर्ड यूज होता है हिटलर से ही रिलेटेड है। इसको बोलते हैं दड़वा। बहुत छोटे छोटे घर टाइप के होते थे। घर क्या होते थे, जो कंसंट्रेशन कैंप होते थे उनमें छोटे छोटे रूम होते थे और उनमें यहूदियों को भर दिया जाता था, या हिटलर जिन्हें ख़त्म करना चाहता था उन सबको भर दिया जाता था। नाज़ीवाद लोगों में होते, उनमें यूटोपिया वाली फीलिंग आ गई थी। अच्छा, यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिकता में हम इतने डूब जाते हैं कि हम सोचते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो रहा है, वैसा फील करने लगते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो उसे कहते हैं यूटोपिया।
तो एक काल्पनिक नस्ली जो है यूटोपिया आ गया था, और इस तरह से क्या हो गया, 1945 में जो है विश्व युद्ध खत्म हो गया। और उसके बाद आपको पता ही है हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पे आपकी जो है जर्मनी नाजीवाद हिटलर का जो है खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अब। फिर आता है देखिए वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। नॉर्मली ये है कि जो वन्य समाज था, उपनिवेशवाद पे कहा, उस पर क्या फ़र्क पड़ा। ठीक, तो जैसे स्लीपर, पहला तो ये वर्ड आता है, जैसे स्लीपर। स्लीपर क्या होते हैं, जो रेलवे में आप जब रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं तो बीच में आपने देखे होंगे लकड़ी के खंभे पहले डाले जाते थे, अब तो सीमेंटेड होते हैं, तो उनको स्लीपर कहते हैं। ठीक, तो क्या करते थे अंग्रेज ने, क्या किया, आरक्षित वन कर दिए थे स्लीपर्स के लिए। वो इंडस्ट्री लकड़ी काटते थे, बेचारे आदिवासी कहाँ जाते। तो अब इन्हें देखा कि जब आदिवासी को ये खाली करवा लेंगे गाँव, तो इनका वर्क कौन करेगा। तो उन्होंने आदिवासी को गाँव में रहने की इजाज़त दे दी, और उनको क्या कहा गया कि आपको जो है फ्री में मजदूरी करनी पड़ेगी सरकार के लिए। तो इस तरह से स्लीपर के लिए उन्हें जो है वर्क किया और खेतों में तेजी आने लगी। अब बात करते हैं बागान की। बागान आपको पता है चाय की खेती अंग्रेजों ने बहुत की थी, असम में, बंगाल वगैरह में। तो उनमें क्या होता था, जो बेचारे गरीब आदिवासी मजदूर थे या नॉर्मली गरीब लोग थे जो मैदानों में रहते थे, उनको क्या करते थे, ये बागानों में ले जाते थे और उनसे बेकार करवाते थे, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और उन्हें वेतन देते थे। फिर आता है जब इतने ज़्यादा इन्हें पता चला कि जो पेड़ होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं वो इतने यूज़फुल होते हैं, तो फिर व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत होने लगी। इनका मानना था व्यावसायिक वानिकी, देखो किसे कहते हैं, जो यूजफुल पेड़ होते थे, जैसे जो इन्हें ज़रूरी होते थे तो लाइन से वही लगवा दिए हर जगह, और जो वैसे पेड़ होते थे वो इन्होंने कटवा दिए, तो इसको कहा गया व्यावसायिक वानिकी। अब बात होते हैं वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। जब झूम खेती और घुमंतु खेती लोग करते थे, अंग्रेज उनको पसंद नहीं करते थे झूम खेती को, वो चाहते थे वो स्थायी रूप से बस जाए। तो खेती कैसे प्रभावित हुई, इन्होंने मना कर दिया तो लोग अब झूम खेती नहीं कर पाते थे, तो उनको क्या है, वो तो जाएंगे ही बागानों में काम करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने असंतोष फैल गया। अब वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। ठीक, इजारेदारी प्रथा बहुत ज़्यादा चली थी उस टाइम, कि ठेकों पे ये दे देते थे, ये ठेकों पे दे देते थे कि जो जितने ज़्यादा ठेका लगाएगा, बोली लगाएगा, ये जागीर उसकी। अब फिर आगे देखिए कुछ जो जनजातियाँ थी जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी इनके वन कानूनों से, वो थी उनमें देखिए छत्तीसगढ़ की थी, जैसे बस्तर की मेरठी, मुरिया एक जनजाति थी, गोंड, धुरवा, भतरा, छलवा। गोंड और मुरिया जो है बेसिकली पूछी जाती हैं, कभी अगर आप देखेंगे तो इनका ही आपको मिलेगा। और थी क्या, वनग्राम होते थे। वनग्राम क्या होते थे, ये आदिवासियों के ग्राम होते थे, वही गांव जो अंग्रेजों ने बसने के लिए बोल दिया था कि आप यहाँ पे रह सकते हो लेकिन आपको जो है काम करना पड़ेगा हमारे लिए, तो वो कहलाते थे क्या, वन ग्राम। और जो व्यावसायिक वानिकी थी, डचों ने वो उसकी जो है शुरुआत की थी। वैज्ञानिक वानिकी, पॉपुलर के पेड़ उस टाइम बहुत जो है पता चला था, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर के पेड़ लगाए जाते थे। ठीक, और वानिकी में भी बदलाव बहुत ज़्यादा होने लगे थे। फिर हम पढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आधुनिक विश्व में चरवाहे। देखिए हम जो उपनिवेशवाद था उसका हर जगह कैसा फ़र्क पड़ा, क्या क्या हुआ, हम पढ़ चुके हैं। चरवाहे भी जो है वो वैसे तो किसी ने कोशिश ही नहीं की कि वो भी समाज का हिस्सा थे, लेकिन हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं जब वो इतना बड़ा पार्ट थे और एनसीईआरटी भी हमारी में नहीं भूली। उन्हें चरवाहों को बाकायदा समाज में शामिल किया जाता है। देखिए कुछ चरवाही जातियाँ थीं कि ये क्या करते थे, जब मैदानी इलाकों में कहाँ जाते थे, जब सर्दियाँ पड़ती थी तो ये मैदानी इलाकों की तरफ आ जाते थे, और जब ठंडियाँ होती थी तो ये ऊंचे इलाकों पे चले जाते थे। गर्मियाँ होती थी तो ये ऊंचे इलाकों पे चले जाते थे। जैसे कश्मीर के क्या थे, एक थे जैसे बकरवाल, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो बट इसमें रिपीटेड है तो हम पढ़ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में जैसे कि ये बकरियाँ पालते थे, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करते थे इधर से उधर। ठीक, भेड़ बकरियाँ पालते थे। बुग्यालों में अपनी जो बकरियां थी उनको चराते थे। बुग्याल, बुग्याल क्या होते हैं, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, उनको क्या कहते हैं, बुग्याल। फिर आता है
एक होते हैं आपके पाइका या मारू। ये कौन थे? ये आपके ऊँट पालते थे, कहाँ? थार के रेगिस्तान में। ठीक, ऊँट पालते थे। ये लोग भी क्या चाहते थे, ऊँटों को लेकर कभी कभी कोंकण तक चले जाते थे, फिर उधर से आते थे तो उन लोगों को जो है खाद मिलता आती थी इनके गोबर वगैरह से, और ये लोग उनके ठूठ वूठ खा लेते थे। इस तरह से दोनों का काम चल रहा था। गद्दी, जैसे कुल्लू के यहाँ पे सुना था, ये भेड़ पालते थे। भेड़ किसके लिए होती है? ऊन के लिए। ये कहाँ थे? बेसिकली कुल्लू में जो है रहते थे। एक जो फेमस बहुत थे वो थे आपके धंगर। ये कहाँ थे? महाराष्ट्र में। और ये क्या पालते थे? गाय भैंस। ये भी धंगर जो होते थे ये आपके कोंकण तट पे चले जाते थे, महाराष्ट्र पे चले जाते थे, जो मैदान होते हैं आपके तटीय, तो ये वो लोग भी इनका बहुत दिल फैला के स्वागत करते थे, हाथ फैलाकर कि ये लोग गोबर वगैरह करते थे इनके पशु, तो उन्हें खाद मिल जाती थी और इनको क्या मिल जाता था? चारा मिल जाता था। कुछ और होते हैं जैसे अंग्रेज जो थे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये लोग इन लोगों को पसंद नहीं करते थे, ये चाहते थे कि ये स्थायी बसावट पर रहे, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया। एक गोल्ला समुदाय था कर्नाटक का, वहाँ का कर्नाटक का, ये भी क्या पालते थे? गाय भैंस। देखिए जैसे टॉपिक में हमारा चरवाहे और घुमंतू भी हम इसमें अगर ऐड कर ले तो बंजारे मोस्टली कहाँ थे? उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया। ये भी आप इन्हें घुमंतुओं की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि एक तरह के व्यापारी होते थे ये, लेकिन ये भी घुमंतु थे, अंग्रेज इनको भी पसंद नहीं करते थे। तो अब क्या था, इन सब के लिए वन कानून की वजह से कितनी दिक्कतें हुई कि इनके लिए लिमिटेशंस लगा दी गई, ये यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। इनका अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ लेकिन कुछ कम जरूर हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अस्तित्व बचाए रखा और आज भी आधुनिक विश्व में भी चरवाहे हैं। ठीक, अब फिर पढ़ते हैं अफ्रीका में भी चरवाहा जीवन कुछ ऐसा ही था। जैसे एक तंजानिया के किलिम, जो तंजानिया है आपका, उसमें मसाई लैंड था। एक मसाई लैंड फेमस था अफ्रीका के चरवाहों के लिए। ठीक, यहाँ पे बेसिकली मसाई जो है जनजाति पाई जाती थी, और भी जनजातियाँ हैं जैसे बोरोन, सोमाली और मसाई। मसाई यहाँ पे क्या थी? प्रमुख थी। अब क्योंकि अफ्रीका भी अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था तो जो कानून यहाँ पे लागू थे वैसे ही कानून उन्हें वहाँ के लिए बनाए। जो मसाई लैंड था ये बहुत हरा भरा था, बहुत बड़ा एक चरवाहा था, चरागाह था। तो मसाई लैंड को क्या किया इन्होंने? दो भागों में बांट दिया और मसाइयों को छोटे से शुष्क जगह में इन्होंने समेट दिया, तो उनके ऊपर भी इससे बहुत इफेक्ट पड़ा। फिर देखते हैं किसान और काश्तकार। किसान और काश्तकार का आपको पता ही है, हम बुनकरों के बारे में पढ़ चुके हैं, कितनी बुरी हालत हो चुकी थी बुनकरों की। धातु की भी कोई हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी जब तक टिस्को की स्थापना नहीं हुई थी। किसानों की हालत में हम पढ़ चुके हैं, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, या जो आपके जितनी भी प्रथा थी, इजारेदारी, इन सब ने किसानों को खूब खून चूसा। और उसके बाद क्या है, जो उपनिवेश था, किस तरह से उपनिवेशवाद का जीवन इनके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहा था, वही हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है कि एक आपका टॉपिक आता है क्रिकेट की कहानी। वैसे तो ये इतना ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्रिकेट कहाँ से आया। हम सब क्रिकेट देखते हैं, आज तो वो बात अलग है। क्रिकेट का देखिए, इंग्लैंड या अंग्रेजों को इसका दादा कहा जाता है। आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट कहीं भी खेल लेते हैं? जहाँ पे आओ क्रिकेट, गली क्रिकेट, स्ट्रीट क्रिकेट, आपने सुना होगा, गली क्रिकेट, मोहल्ला क्रिकेट, हर जगह क्रिकेट होता है। इसका कोई मैदान का निश्चित आकार नहीं होता। जैसे कि आपने देखा है कि फिरोजशाह के कोटला मैदान जहाँ बहुत बड़ा है, चाहे वो मुंबई का वानखेड़े मैदान वहीं बहुत छोटा है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? वो इसलिए कि क्रिकेट जो है वो अंग्रेज लाए थे। ठीक, धीरे धीरे क्या है, ये लोकप्रिय होता गया और आजकल तो आपको पता ही है, हर घर से विराट कोहली बनने के सोचते हैं लोग। ठीक, तो ये था हमारा क्रिकेट के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके तो एक दो प्लेयर्स देख लीजिएगा क्योंकि गेम भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आता ही है। फिर आता है आपका पहनावे का क्या सामाजिक इतिहास रहा था।
पहनावे का सामाजिक इतिहास देखिए आपका यहीं से रहा था कि जो पहले भी, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, जो शाही खानदान होते थे वो आपका एरमाइन, फर, रेशम, मलमल, जरी की पोशाकें पहनते थे। आम आदमी बहुत ही मोटा कपड़ा पहनते थे। ठीक, कुलीन वर्ग जो पहनते थे वो फैशनदार पहनते थे। इवन जो आपने बताया होगा फ्रांस की क्रांति में तो ये वर्ड बहुत यूज हुआ था, जैसे घुटन्ना और सौकुलात। सौकुलात किसे कहते थे? जो जैकोबिन क्लब के मेंबर होते थे वो सौकुलात फुल पैंट पहनते थे, और उस टाइम पे जो फ्रांस की उसको राजा को सपोर्ट करते थे वो घुटना पहनते थे। तो आप देखते हैं पहनावे तक जो है इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद क्या था? कार सेट। फ्रांस की महिलाओं के लिए एक अनिवार्य वस्त्र था पहनना। ये वस्त्र जो है इतना टाइट होता था कि जिससे इनकी कमर जो थी वो सीमित रहती थी और वो पतली दिखती थी, लेकिन वो पहनना बहुत टफ होता था, बहुत ही टाइट होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि पहनावे के लिए भी उन्हें ऐसा करना था ताकि महिलाएं जो है पतली रहे और उनकी कमर जो है पतली दिखे। अमेरिका का भी कुछ ऐसा ही इतिहास रहा है। वहाँ पे क्या पहनते थे? लंबे स्कर्ट। अब जब लंबे स्कर्ट पहनेंगे तो पूरा करकट सारा जाएगा ना उनके साथ, तो वो बीमार होती रहती थी इसके वजह से। इंडिया में भी क्या होता? अब इंडिया में भी अगर आपने देखा होगा शाही महारानियां जो पहनती थी भारी भरकम जेवर के, कई बार तो उनके वजन से ज़्यादा उनके खुद के जेवरों का वजन होता होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, आपको पता है कि 1600 में सूती कपड़ा जो है, जब अंग्रेज आए 1600 के बाद सूती कपड़े की बहुत डिमांड रहने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब सूती कपड़ा इतने डिमांड में आ गया तो वहाँ के राजा जो महारानियां तक थी वो भी सूती कपड़े पहनती थी। जो छेट की पोशाक होती थी वो बहुत ज़्यादा पहनती थी। अब कपड़ों के लिए भी जो है जातिगत संघर्ष हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए आ जाता है पहनावा कि कपड़ों की वजह से कैसे जातिगत संघर्ष हो सकता है। तो देखिए 1862 के टाइम पे एक इंडिया में ही त्रावणकोर क्या थी, एक रियासत थी त्रावणकोर, केरल के साइड में जो है, ये आजकल केरल के अंदर रहा होगा। ठीक, इसमें देखिए क्या था, एक जाति थी सनार। सनार जाति थी वो छोटी मानी जाती थी, निम्न मानी जाती थी, ठीक, अछूत मानी जाती थी। उसमें ये था त्रावणकोर राज्य के अंदर रूल था कि जो छोटी जाति की महिलाएं हैं वो अपने बॉडी का ऊपर का पार्ट वो नहीं ढक सकती। ये कैसा रूल हुआ? आप खुद सोच के देखिए, आज के ज़माने में अगर ऐसा कोई रूल हो तो। एक वहाँ की महिला थी नांगेली, आजकल ये फेमस कहानी है नांगेली की, वहाँ के बच्चों की जो वहाँ पे रहती है। इन्होंने क्या किया था कि उनके जो ऊपर का पार्ट होता था, अगर ये उस पार्ट पे जो है कपड़ा रखती थी तो हंगामा हो जाता था और उनसे टैक्स लिया जाता था। तो नांगेली से क्या हुआ, एक बार वो ऊपर कपड़े पहन के जो है मार्केट में चली गई, कुछ जाति के लोगों ने देख लिया तो उन्होंने दंगे वगैरह बहुत किए। नांगेली ने मना कर दिया, तो उसने कहा ठीक है फिर आप टैक्स दोगे, तो वो टैक्स देने उनके घर पे गई। ये कहानी बहुत फेमस है। तो नांगेली ने क्या किया, टैक्स तो नहीं दिया, अपने ऊपर का पार्ट काट के हाथों में रख के उन्हें दे दिया। तो ये बहुत ही पीड़ादायक थोड़ी कहानी है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि पहनावा भी जातिगत संघर्ष से किस तरह से जुड़ा हुआ था। लोगों की मानसिकता किस हद तक रूढ़िवादी हो चुकी थी, वो बिना तर्क वितर्क के ही कुछ भी बोले जा रहे थे या कुछ भी मानते आ रहे थे। तो ठीक है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा आंदोलन चले। इवन हमारे देश में भी स्वदेशी आंदोलन, इसमें क्या कहा था गांधी जी ने, खादी को अपनाओ। ठीक, खादी को अपनाओ। फिर धीरे धीरे क्या है, खादी बहुत ज़्यादा क्या है लोकप्रिय होने लगी थी। और उसके बाद क्या है, आप देखते हैं इवन एक ये भी है कि जब 1931 में, एक कहानी है ये, इससे रिलेटेड ही है पोशाक से। 1931 में जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए तो उन्होंने सिर्फ धोती पहनी थी, ऊपर नहीं पहना था। तो वहाँ के राजा से मिलने जो लोग आए हुए थे उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप ऊपर जो है कमीज पहन लीजिए, राजा से मिलने का ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे और अपने दोनों हिस्से के जो है कपड़े हैं वो राजा ने पहन रखे हैं, मुझे कपड़ों की क्या ज़रूरत है। तो ये आप दिखा सकते हैं कि कपड़ों का भी अपना एक इतिहास रहा है। और ये हमारे जो चैप्टर है, ये जो कहानी है या कह सकते हैं जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी रिलेटेड इसमें टॉपिक्स थे वो यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू क्लास।